हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, यानी भारत के जो वन हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम टॉपिक की बात करें, मेन टॉपिक जो हमारा जो अभी चल रहा है उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां ठीक है। अगर मैं इसकी इंग्लिश बताऊं तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बच्चों अगर हम बात करें तो ये हमारा टॉपिक है जो चल रहा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूं कि इसमें जो ये टॉपिक है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां जो हैं, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए और किन किन चीज़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम उन चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो क्या होता है, ये टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। यानी हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमें पढ़ना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए कि जो प्राकृतिक वनस्पति उसे किसे कहते हैं, क्या होती है, ये हमें दोस्तों पता होना चाहिए बच्चे मेरे। ठीक है, सेकंड बेटा हमें पता होना चाहिए कि जो वन है, जो भारतीय वनों के प्रकार जो हैं या वनों का वर्गीकरण किया जाता है, भारतीय वनों के जो प्रकार हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वनों के प्रकार। ठीक है, हमें इनका अध्ययन करना होता है इसमें, जिसमें हमने आपको 6 प्रकार के वन पढ़ाए हैं। ठीक है, देन हमें पता होना चाहिए कि वनों का हम लोग के जीवन में क्या महत्व है, वनों का महत्व या लाभ कह लीजिए, बेनिफिट एंड दोस्तों। ठीक है, वनों का महत्व क्या है ये हमें पता होना पड़ते हैं हम इसमें। फिर हम देखते हैं कि भारतीय वनों की समस्याएं क्या क्या हैं, क्या समस्याएं हैं भारतीय वनों की। इसमें अगर हम भारतीय वनों की समस्याएं क्या हैं ये हम लोग इस टॉपिक में कवर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देन देखते हैं भारतीय वन संसाधनों के संरक्षण के उपाय, यानी जो ये समस्याएं हैं इन समस्याओं को दूर करने के संरक्षण के उपाय, यानी ये जो भारत में जो वन है, भारतीय जो वन है उनकी जो समस्याएं हैं उनको उन समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे वन नीति, भारतीय वन नीति तथा कानून, भारतीय वन नीति तथा कानून। ठीक है, तथा कानून, यानी भारत में राष्ट्रीय वन नीति है पहली बार कब आई है और अभी कौन सी चल रही है और क्या क्या किया गया है, कानून कौन कौन से बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एफ के बाद जी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कोई नई राष्ट्रीय वन नीति आई है अभी 2021 की, उसको पढ़ेंगे, राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति पढ़ेंगे। ठीक है, जो नई 2021 की राष्ट्रीय वन नीति है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग लास्ट जो टॉपिक है सामाजिक वानिकी पढ़ेंगे, सामाजिक वानिकी पढ़ेंगे जो 1976 में भारत में लागू किया गया था, सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी। ठीक है, सामाजिक वानिकी। तो हम लोग ये पढ़ेंगे। अगर हम जो ये टॉपिक है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, अगर हम इस टॉपिक के अंतर्गत अगर ये सारी चीजें हम कवर कर लेते हैं तो समझिए कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। तब समझ लीजिए हमारे भविष्य में आने वाले पेपर क्वेश्चन या जो आ चुके हैं क्वेश्चन, या पीटी हो या मेंस हो, यूपीएससी यूपीपीसीएस प्री या हो मेंस हो, आरओ या आरओ, कोई किसी भी स्टेट पीएससीएस का क्या कहते हैं पेपर हो, चाहे वो मेंस का हो या प्री का हो, भविष्य में आने वाले सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब हम इतना कुछ पढ़ते हैं तब हमारा प्री से लेकर मेंस दोनों कवर होता है।
ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मैंने ये आपको स्ट्रक्चर बना दिया है और ये टॉपिक हमको पढ़ने हैं, हमें ये पता है पहली बात तो, ठीक है। क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ें पढ़ने से पहले हमें उसके एक स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए कि हमें इसके अंतर्गत ये टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे हम एक घर बनाने जाते हैं तो घर में क्या करते हैं, पहले हम घर का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमें यहाँ पे ड्राइंग रूम चाहिए, हमें पे ये रूम चाहिए, हमें पे ये लॉबी चाहिए, है ना, हमें ये सारी चीज़ें हम खुद बनाते हैं, पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन उसके बाद हम उसमें काम शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसका हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर पता ही होना चाहिए कि हमें इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसी तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो हम अगर बात करें दोस्तों, बच्चों अगर हम बात करें तो मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं, अब इसके बारे में आपको बता देता हूं। मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं कि क्या होता है प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, ये मैं पढ़ा चुका आपको। भारतीय वनों के प्रकार मैंने आपको पढ़ाया है, 6 प्रकार के भारत में वन पाए जाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है बहुत डिटेल से। वनों का महत्व मैंने आपको पढ़ा दिया है। भारतीय वनों की क्या क्या समस्याएं हैं, मैंने इसको भी पढ़ा दिया है। वन संसाधनों के संरक्षण के उपाय क्या हैं, ये मैंने आपको कल ही क्लास में कराया है। तो यानी हम लोग कितने टॉपिक, 5 टॉपिक ऑलरेडी इसके कवर कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं, जो आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो वो पीछे की ये क्लासेस देख लेंगे। और मैं आपको बता दूं, इससे जैसे आज भारत इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, उससे पहले भी बहुत सारे इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक कवर हो चुके हैं। जैसे सॉइल है, भारत की भौतिक विभाजन है वाला टॉपिक है, वो कंप्लीट हो गया। भारत की भौगोलिक संरचना क्या है वो हम लोगों ने देख ली। फिर हम लोगों ने देखा नदियों को देख लिया। तो बहुत सारे टॉपिक पीछे के कवर हो चुके हैं, तो आप उनको भी देख लें। और मैं उसके लिए आपको क्या करूंगा, इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी, और जिसकी लिंक जो मैं है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसी वीडियो की लिंक में आपको दे दूंगा, ठीक है। मतलब प्लेलिस्ट की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहां से उस लिंक को में क्लिक कर आप क्या है प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे और सारे वीडियो आपको पीछे के मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक के जो मैंने कल तक कराया वो सारा ऐड है उसमें, ठीक है। तो आप उसको भी वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं और अब हम शुरू करेंगे दोस्तों भारतीय वन नीति। और भारतीय वन नीति जब पहली बार कब आई है, क्या क्या इसमें संशोधन हुआ है, कौन सी नीति चल रही है, ठीक है, ये सारी चीजें आज हम चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल से करेंगे ताकि आपका मेंस का टॉपिक हो भी जाए, ठीक है। और पीटी में तो आपका हो ही जाएगा, इसके लिए कोई निश्चिंत होकर आराम से आप बैठें, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं और बहुत डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम बच्चों आप शुरू करते हैं टॉपिक को अपने, जो भी आज का हमारा टॉपिक है। तो जो भी नए बच्चे हैं, मैं बस उनसे इतना ही मेरा आग्रह है दोस्तों कि आप पीछे की वीडियो देखेंगे देन, और आज जो क्लास चल रही है उसके साथ करना है बस यही है आपको कि आपको मेरे साथ साथ मैं कुछ बोलूंगा, आपको लिखना होगा, वो लिखते हुए चलना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार जब आपके पास सारा नोट्स कंपाइलेशन हो जाएगा तो आप फिर रिवीजन करेंगे, वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोबारा आपको फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है भारतीय वन नीति तथा कानून। वन नीति तथा कानून, कौन कौन से कानून, कौन कौन सी क्या क्या बनाया गया, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ये आज का हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, हिंदी में अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो लिख देता हूं इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लॉ, ठीक है। तो ये हमारी इंग्लिश हो गई, तो ये हम लोग करेंगे आज, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज को कि जो हम लॉ या कोई नीति लेकर आते हैं, तो पहले थोड़ा बेसिक आप जान ले तो क्या होता है नीति, मतलब क्यों हम लोग लेकर आते हैं, ठीक है। हम लोग नीति इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं उस सेक्टर को लेकर। जैसे वन एक क्षेत्र है, ठीक है, वन एक बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है हमारे लिए, ठीक है, मैंने कल आपको बताया था। तो उस संसाधन में हमें क्या करना होता है, उस संसाधन के संरक्षण, उसका सही से उपाय, उसका दोहन ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम
किसी भी क्षेत्र या किसी भी संसाधन के लिए कोई नीति लेकर आते हैं। नीति का मुख्य उद्देश्य दोस्तों होता है उसको सही से, जो संसाधन है सही तरीके से उनका सदुपयोग हो और उनके संरक्षण को, उनको संरक्षित किया जाए और उनके दुरुपयोग को रोका जाए। ठीक है, तो किसी भी पॉलिसी के लाने के पीछे का ये हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसीलिए भारतीय वन नीति पहली बार दोस्तों 1894 में, जब ब्रिटिश सरकार का शासन यहाँ पे था। ठीक है, जब ब्रिटिश रूल करते थे यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी का नाम नहीं लिया है, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी का शासन 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ख़त्म हो गया था। ब्रिटिश कंपनी की जगह पर ब्रिटिश सरकार आई थी। ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले भारत में किसका शासन था? तो ब्रिटिश कंपनी का शासन था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी ब्रिटेन की एक स्वायत्त संस्था थी, कंपनी थी, जो भारत में रूल कर रही थी। बट 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर ब्रिटिश सरकार ने अपना स्वयं ब्रिटिश सरकार जो है शासन करने लगी। ठीक है, इस चीज़ को आप बहुत गौर से याद रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय वन नीति पहली बार किसके शासनकाल में लागू की गई थी? ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार, जो भी, इनमें से कोई नहीं दे सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना कि भारत सरकार होगी, ना कि ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, इस चीज़ को आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि 1894 जब मैंने बोला तो 1894 के पहले ही 1858 में भारत सरकार ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन करने लगी थी। ठीक है, फिर यहाँ की जो सरकार रैयत थी या जो जनता थी वो भारत की मतलब ब्रिटिश की जनता हो गई थी। ठीक है, ये आप जब भारत में जब बहुत सारे कृषक आंदोलन पढ़ेंगे तो आप, एक आंदोलन है बंगाल में ही होता है, वो कहते हैं हम महारानी की रैयत बनना चाहते हैं, यानी हम भारत जो ब्रिटिश सरकार है, क्योंकि उनको लगता है कि ब्रिटिश सरकार अच्छी है और ब्रिटिश कंपनी शोषणकारी है। ठीक है, शोषणकारी है, तो वो कहते थे किसान कि हमें रानी, जो महारानी थी वहाँ की, उनका हमें रैयत बनना है, यानी हमें उनकी प्रजा बनना है, उनकी जनता बनना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। बट यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखें कि भारत ने पहली बार भारत के वनों को संरक्षित करने के लिए, उनका सही तरीके से उपयोग करने के लिए, उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए पहली बार 1894 में राष्ट्रीय वन नीति लाई गई। अब आप एक चीज़ ये याद रखिए, ब्रिटिश सरकार जो शुरुआत से ही शोषणकारी, दमनकारी नीतियों को लागू करती हुई आई थी, वो हमारे वनों पर पॉलिसी क्यों लागू की उसने? थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूं, आप बस आराम से सुनिए मेरी बात, फिर मैं लिखा दूंगा। ठीक है, वो हमारे लिए इतना चिंतित क्यों थे? हमारे वनों को बचाने के लिए इतना चिंतित नहीं, उनकी पॉलिसी ये थी क्योंकि भारत में जो जनजाति समाज था वो वनों में रहता था, और वो जनजाति समाज अपने को वनों पर वो सोचता था कि ये वन जो हैं, जो हमारे ट्राइबल समाज, आज भी ट्राइबल समाज ऐसा मानते कि जो वन है ये हमारे संसाधन है और इनका पूरी तरीके से उपयोग करने का हमारा पूरा अधिकार है। यही चीज़ें पहले भी थी, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आई तो उसने वनों से क्या होता था, जैसे उत्तर पूर्वी इलाके में बहुत सारे वन हैं, हमारे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश एमपी है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, साउथ के कई एरिया में बहुत सारे जंगल ऐसे हैं जो हमें बहुत कीमती लकड़ियां प्रदान करते हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी ब्रिटिश सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार अब ऐसे अगर अंधाधुंध वनों की कटाई करने लगेगी तो इससे क्या होगा, लोगों उसकी छवि बेकार होगी, क्योंकि वो लोग वहाँ के ये समझेंगे कि बाहर की सरकार आकर हमारे संसाधनों का उपयोग कर रही। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जब हमारा यहाँ पर प्रभुत्व है तो हम जो कानून लागू करेंगे उसको पूरे भारत में माना जाएगा। ठीक है, तो वो एक राष्ट्रीय वन नीति लेकर आए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वनों का संरक्षण, वनों के उपयोग और वनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार उस पर नियंत्रण करेगी। तो वो पहली बार इसी उद्देश्य से कि वनों पर उनका नियंत्रण हो सके, इसी वजह से वो पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लेकर आए, ताकि वो अपने उपयोग के लिए, अपनी ब्रिटेन की जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, वहाँ के लिए फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त हो सके, उसके लिए उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लेकर आए। और वहाँ से कई ट्राइबल समाज को वहाँ से बाहर निकाला गया। और दूसरा उद्देश्य ये भी था क्योंकि वनों से सड़क निकालनी थी, क्योंकि दूर दराज इलाकों में अगर पहुंचना है तो हर जगह रेलवे तो आप बना ही नहीं सकते, तो सड़कें बनाना था, रेलवे का ट्रैक बिछाना था, उसके लिए भी वनों को काटना था। और उसके विरोध में वहाँ जो रहने वाले जनजाति समाज था या वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, भारत सरकार का विरोध करते थे।
तो इसीलिए भारत सरकार या सॉरी ब्रिटिश सरकार बोल लीजिए, ब्रिटिश सरकार पहली बार राष्ट्रीय वन नीति 1894 में लेकर आई, जिसमें उसने कहा कि भारत पर हमारा शासन है, तो इसी तरीके से जब उसके पूरे लैंड पर हमारा शासन है तो इसी तरीके से हमारा पूरे वन क्षेत्र पर भी हमारा शासन है, और जिसको नियंत्रित करने, जिसका उपयोग करने का हमें अधिकार है। ठीक है, इसी के बाद बहुत सारे ट्राइबल समाज से उनका संघर्ष भी हुआ, वो सब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, देन इसके बाद पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लाई गई। आप थोड़ा सा इतिहास समझ गए, इसका बैकग्राउंड समझ गए आप लोग, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले गया, ठीक है, बट ये जरूरी था दोस्तों, क्योंकि आप हर चीज़ को एनालिटिकल तरीके से अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपकी समझ विकसित नहीं होगी। क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं उसका हिस्ट्री से लिंक नहीं, भाई पहली बार राष्ट्रीय वन नीति अंग्रेज लेकर आए, जो पूरी तरीके से शोषणकारी दमनकारी थे, वो हमारे भारत के संसाधनों पर इतना चिंता क्यों व्यक्त करेंगे, उनको जरूरत थी नियंत्रण करने की, तो वो पहली बार नियंत्रणकारी नीति लेकर आए, जिससे क्या हो, वन का भी उपयोग कर सकें, वनों का भी उपयोग कर सकें, इसलिए वो पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लेकर आए। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गई होगी, एकदम दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा लिख लें इसके बारे में। ठीक है, अब आप लिखेंगे वन नीति, आपने हेडिंग डाल ली होगी, और देन इसके बाद आप लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखेंगे। ठीक है, वनों से लिखते चलेंगे, हाँ सब कुछ क्लियर है। वनों से विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने, वनों से विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने, वनों से विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने, कौमा बाणों, बाण मतलब फ्लड है ना, बाणों तथा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने आदि के लिए वनों का उचित विकास करना अनिवार्य है। देखो ये मैं आपको, वो तो मैंने इतिहास समझाया 1894 में क्यों लाई गई, बट हमें ये जानना है कि वनों का क्या महत्व है। तो वन दोस्तों विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, हमें फर्नीचर के लिए हमें लकड़ी प्रदान करते हैं। बाणों से क्या करते हैं, मैंने बताया कि नदी की गति को वो कम कर देते हैं पेड़, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मृदा अपरदन मृदा को जकड़े रखते हैं तो मृदा अपरदन कम होता है, इसलिए हमें वनों की बहुत आवश्यकता है, और इसीलिए वनों के संरक्षण, वनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमें राष्ट्रीय वन नीति लानी पड़ी। और 1894 में जो वन नीति लाए थे उनका कुछ और उद्देश्य था। ठीक है, वो मैंने उद्देश्य इसीलिए बता दिया, तो इसको समझ गए होंगे आप। का उचित विकास करना अनिवार्य है, अतः वनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक नीति अपनाना अति आवश्यक है। ठीक है, देखो मैंने इसलिए 1894 की राष्ट्रीय वन नीति लाई, क्यों लाए, वो अंग्रेज क्यों हमारे लिए इतना संवेदनशील हो गए थे, तो उनका रीजन क्या था वो आप समझ गए। ठीक है, बट हम लोग ये जानेंगे कि पहली बार अंग्रेज ही सरकार जो है वो राष्ट्रीय वन नीति लेकर आई थी, बट उनका उद्देश्य दूसरा था और हमारा उद्देश्य दूसरा है। ठीक है, इस चीज को आप समझ के रखिएगा, उनका उद्देश्य दूसरा था, हमारा उद्देश्य दूसरा। हमारा उद्देश्य है लकड़ियों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं प्राप्त करना, ठीक है, बाणों को रोकना, और तीसरी चीज क्या है कि मृदा अपरदन को रोकना। पर उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था कि अपने लिए, ब्रिटिश जनता के लिए, ब्रिटिश उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए लकड़ी प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे भारत में सबसे पहले 1894 ईस्वी में, भारत में सबसे पहले 1894 ईस्वी में वन नीति लागू की गई। ठीक है, उस समय का उद्देश्य मैंने बता दिया आपको, उस समय का क्या उद्देश्य था। ठीक है, उस समय का उद्देश्य मैंने बता दिया। इसी वन नीति को अभी आप लिखना नहीं है, मैं समझेंगे आप, जो 1894 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी उसको क्या किया, 1952 और 1988 में दो बार संशोधन किया गया। पहली बार 1952 में संशोधन किया गया और फिर दूसरी बार 1988 में। तो हम क्या करेंगे, हम 1988 में जब उनका संशोधन हुआ तो उसके क्या क्लॉज थे, क्या प्रावधान थे, क्या उद्देश्य था उस नीति का, कि क्या क्या हमें प्राप्त करना है।
ठीक है, क्योंकि 1894 में जो राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी वो अंग्रेजों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लागू की थी, बट हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा दूसरा पर्पस है। तो उस पर्पस को हम जानेंगे जब हम क्योंकि अभी तक 1988 की जो राष्ट्रीय वन नीति वही चल रही है। हालांकि हर साल हम लोग 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट लेकर आते हैं। वन वो क्या है, 1988 में जो उद्देश्य दिए गए थे, जो प्रमुख प्रावधान थे, उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग कितना अचीव कर पा रहे हैं, इसीलिए क्या करते हैं, हर 2 वर्ष में हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट लेकर आते हैं। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, 1894 में जो नीति चली आ रही थी उसमें क्या किया, उसमें संशोधन किया। पहली बार 1952 में किया, दूसरी बार 1988 में किया, और 1988 में क्या प्रावधान थे हम उसको लिखेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हर 2 साल में क्या करते हैं, एक राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट लेकर आते हैं। राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी हमने जो 1988 में जो उद्देश्य, जो लक्ष्य रखे थे, क्या हम उनको प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, क्या हम 2 वर्ष में कुछ आगे कुछ कर पा रहे हैं, या हमारी जो सरकार है वो कुछ कर पा रही है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट लेकर आते हैं हर साल, हर 2 वर्ष में। ठीक है, अभी 1981 में, सॉरी 1921 में लाई गई है जल्दी वर्तमान की, उसको भी हम लोग देखेंगे क्या क्या उसमें क्या किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे आगे, आपने लिख दिया होगा कि भारत में सबसे पहले 1894 ईस्वी वन नीति लागू की गई। इसके आगे लिखेंगे इसे किसे, राष्ट्रीय वन नीति 1988 को क्या किया गया, इसे 1952 तथा 1988 में संशोधित किया गया, यानी इसमें 2 बार संशोधन हुआ, एक 1952 में, दूसरा 1988 में। ठीक है, इसके मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं, किसके, 1988 के। ठीक है, 1988 के क्या मुख्य लक्ष्य हैं ये जानेंगे। इसके मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं, इसी के आगे लिखेंगे मुख्य लक्ष्य मतलब गोल, क्या गोल है हमारी इस भारत सरकार के, इसमें 1988 में क्या गोल डिसाइड किए गए थे उनको लिखना है। इसके मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला लक्ष्य लिखेंगे, पहला नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, नंबर 1 डालेंगे, पारिस्थितिकी ऐसे लिखेंगे। देखिए मेरे साथ, जो कठिन शब्द होंगे वो मैं खुद लिख दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेने की है। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण तथा पुनर्स्थापना द्वारा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, यानी जो पारिस्थितिकी संतुलन, ठीक है, और दूसरा क्या है, तथा के संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण, यानी अगर वनों को हम संरक्षित रखने की हमारा पहला मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं, पारिस्थितिकी जो संतुलन है का संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि अगर वन कटेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बिगड़ जाएगी। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है, यानी जो जीव जंतु की जो विविधता है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ये भी हमारा पहला उद्देश्य है। ठीक है, पहला ये हो गया कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, क्योंकि अगर पेड़ काटोगे तो पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा है प्राकृतिक संपदा का, नेचुरल वेल्थ जो है हमारा, प्राकृतिक जो संपदा है यानी नेचुरल जो वेल्थ है हमारी, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन करना, यानी नेचुरल जो वेल्थ है उसका हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन करना, जो प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना। ये भी राष्ट्रीय वन नीति, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रावधान राष्ट्रीय वन नीति में थे या हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और इसमें से शायद एक गलत कर दे, या हो सकता है चारों सही कर दें। पूछेगा उपयुक्त में से 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, या उपयुक्त सभी सही है। तो आपको ये सारे क्लोज आपको याद रखना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी लक्ष्य के आधार पर हम हर 2 वर्ष में क्या करते हैं, राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट लेकर आते हैं। ठीक है, तीसरा लिखेंगे नदियों, झीलों और जलाशयों, जलाशयों
के जल ग्रहण क्षेत्र, के जल ग्रहण क्षेत्र, के जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है, में भूमि कटाव तथा वनों के क्षरण को नियंत्रित करना तथा वनों के क्षरण को नियंत्रित करना, ठीक है। यानी जो नदियां हैं, झीलें हैं, जलाशय हैं, वहां पर वन लगाकर क्या कर सकते हैं हम, नदियों के कटाव को, पानी वो मिट्टी के कटाव को रोकेंगे। दूसरा चीज क्या है दोस्तों, वनों के क्षरण को भी हमें नियंत्रित करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। चौथा लिखेंगे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों तथा तटवर्ती क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार को रोकना, यानी वन लगाना हमारे लिए इसी इंपॉर्टेंट है। ये सब उद्देश्य रखे गए राष्ट्रीय वन नीति के, यानी हमें ये वन लगाकर हमें ये सारी चीजें करना है ना। राष्ट्रीय वन नीति में ये भी एक फैक्ट है कि जो रेगिस्तानी जो मरुस्थल है उसका विस्तार हो रहा है और हमें वन लगाकर क्या करना है, उस वन के विस्तार को रोकना है। नेक्स्ट लिखेंगे राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादों में वृद्धि करना। ये भी क्या है कि जो राष्ट्रीय वन उत्पाद मतलब क्या है, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे हमें लकड़ियां प्रदान होती हैं, जो इमारती लकड़ियां हैं वो वनों से प्राप्त होती हैं। तो हम वनों का संरक्षण करें, वनों को लगाएं और उसके दिए हमें क्या है, जो हमें प्रोडक्ट जो प्राप्त होते हैं उनके लिए हमें वहाँ से कच्चा माल भी प्राप्त हो। ये भी एक हमारा उद्देश्य है राष्ट्रीय वन नीति का। ध्यान से पढ़िएगा ये सारे पॉइंट को, कभी भी पूछा जा सकता है और ये मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे वन उत्पादों के, छठा शायद है, वन उत्पादों के सही उपयोग को बढ़ावा देना। वन जो उत्पाद हैं उसका छठा जो है, वन उत्पादों के सहयोग को बढ़ावा देना तथा लकड़ी का अनुकूलतम विकल्प ढूंढना, ठीक है। लास्ट लिखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है और ये आपको लिखना रहेगा पेपर में जब भी आप कभी लिखें इसके बारे में, वन नीति के बारे में, ठीक है। लिखें इन उद्देश्यों की, यानी ये जो पहले के जो 6 उद्देश्य हैं, ये 7वां है शायद आपका, और इससे पहले जो मैंने 6 लिखा है, इन सारे उद्देश्यों की, यानी लिखना है इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर आम जनता, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर आम जनता, विशेषकर, ये शब्द को याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, विशेषकर अंडरलाइन कर लीजिएगा, विशेषकर महिलाओं की भागीदारी की अधिकतम भागीदारी प्राप्त करना या बढ़ाना। ये इसका 7वां जो राष्ट्रीय वन नीति का जो उद्देश्य है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आम जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, आम जनता में जब तक इन चीज़ों के प्रति, मैंने कल भी बताया था, जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक कोई भी आप कानून बना लीजिए उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। विशेषकर महिलाओं को इसमें इंडिकेट किया गया कि महिलाओं को विशेषकर आकर्षित करना है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो ये हमने आपको राष्ट्रीय वन नीति के कुछ पॉइंट बताए हैं, जो उद्देश्य हैं राष्ट्रीय वन नीति के तहत सरकार के, और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, हर 2 वर्ष में क्या कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट लेकर आते हैं, ठीक है। तो अब आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लिखेंगे राष्ट्रीय वन अधिनियम, राष्ट्रीय वन अधिनियम 1927 को, राष्ट्रीय वन अधिनियम 1927 को के राष्ट्रीय वन अधिनियम 1927 के लागू होने के बाद वनीकरण के क्षेत्र में
कई वनीकरण के क्षेत्र में, वन यानी वनीकरण, वनीकरण के क्षेत्र में कई वैचारिक काट दीजिएगा औपचारिक को, कई वैचारिक बदलाव आए हैं, कई वैचारिक बदलाव आए हैं, ठीक है, कई वैचारिक बदलाव आए हैं। 1927 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी, अधिनियम, राष्ट्रीय वन अधिनियम जो था 1927 का, उसके अकॉर्डिंग कई वैचारिक बदलाव आए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 है और राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 है उसको भी रख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, देखो राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन अधिनियम 1927, पहली बार वन अधिनियम कब लागू किया गया है, तो 1927 में, इसको याद रखिएगा। अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट, नीति कब लाई गई 1894 में पहली बार, अधिनियम कब लागू किया गया 1927 में, इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना याद, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को लिखाया भी है। लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज के लिखेंगे, वन संरक्षण अधिनियम, वन, ऐसे रुको मैं बोल दे रहा हूँ, वन लिखिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिएगा, वन ब्रैकेट में लिखेंगे संरक्षण और फिर ब्रैकेट बंद, फिर लिखिएगा अधिनियम 1980 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि को गैर वन भूमि, मक्खी पता नहीं रोज कहाँ से आ जाती, गैर वन भूमि में परिवर्तित करने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है, यानी अगर मान लो किसी इंडस्ट्रियल एरिया, कोई भी औद्योगिक व्यक्ति है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना उद्योग खोलना चाहता है और वो फॉरेस्ट इलाका है, और अगर उसको वहाँ पे वन काटना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट विभाग या भारत सरकार जो है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी वनों की कटाई करने से पहले आपको वन विभाग या भारत सरकार जो है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, तब ये, और ये किस में कहा गया, किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ये बात कही गई कि वनों को काटने से पहले भारत सरकार से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी वन जो लगे हैं उनको गैर वन भूमि में परिवर्तित करने से पहले क्या करना पड़ेगा, भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए। कब कहा गया, तो ये 1980 में, ठीक है। वो चाहे कृषि विस्तार के लिए ही क्यों ना हो, मान लो हमें कृषि का विस्तार करना है और हम पेड़ काट रहे हैं, तो हमें वन एरिया है, अगर हम उसको काटना चाह रहे हैं तो फिर भी हमें वन काटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे 1987 में, ये सब कुछ हम लोग क्या लिख रहे हैं, वन नीति तथा कानून, कौन कौन सी नीति बनाई गई, कौन कौन से कानून, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आगे लिखेंगे 1987 में ये कानून है कि आपको कोई भी वन क्षेत्र को बदलने से पहले अगर गैर वन भूमि में बदलना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, ये कानून है, ठीक है। तो हम लोग उसी चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए लिखेंगे 1987 में, पैराग्राफ चेंज करके 1987 में केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधीन भारतीय मैं लिख दे रहा हूं, भारतीय वन अनुसंधान, आप सीधे लिखते जाइएगा, आगे इधर लिखें, अनुसंधान तथा एवं शिक्षा परिषद भारतीय वन्य अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, जो एक स्वायत्त संस्था है, कभी भी पूछा जा सकता है कि भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई, तो याद रखना है 1987 में की गई, ठीक है।
और ये कैसी बॉडी है, तो ये एक स्वतंत्र बॉडी है, एक स्वायत्त बॉडी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये एक स्वतंत्र बॉडी है और एक स्वायत्त बॉडी है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। जिस तरीके से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो एक स्वायत्त बॉडी है, इसी तरीके से भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है एक स्वायत्त बॉडी है, ठीक है, जिसको 1987 में गठित किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत फैक्चुअल चीज है बट इसको याद रखना है आपको, ठीक है। कब किया गया? 1987 में, ठीक है। अब ये क्या करते हैं दोस्तों, ये शिक्षा परिषद मतलब क्या है कि जो वन है, वन से संबंधित जो भी चीजें, जो भी हमें कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना है या कुछ भी चीजें हैं या उसके उनमें कैसे हम लोग वन का ज्यादा विस्तार कर सकें, ये सारी प्लानिंग यही सारी चीजें करते हैं, ठीक है। फिर आगे हम और बात करते हैं और क्या हम इसमें प्रावधान करेंगे हैं, तो आगे लिखेंगे वनों, आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे वनों लिखेंगे वनों एवं वन जीवन के क्षेत्र के कामकाज की, वनों एवं वन जीवन क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया। यानी एक आयोग का गठन करने के लिए हमें 53 साल का वेट करना पड़ा आज़ादी के बाद। राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। वन आयोग का गठन कब किया गया? तो 2003 में किया गया। कब से? 53 साल बाद, जिसकी हमें पहले ही हमें गठित कर देना चाहिए था, ठीक है। जिसकी आवश्यकता हमें कब महसूस हुई? 2003 में। हमें आवश्यकता महसूस कब हो जानी चाहिए थी? आज़ादी के तुरंत बाद ही, क्योंकि ये एक प्राकृतिक संसाधन है। मैंने बताया ये प्रकृति को, मानव को सबसे बेहतरीन उपहार है, एक तरीके से मूल्यवान उपहार है, ठीक है। क्योंकि अगर वन नहीं है तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, जैविक विविधता बिगड़ेगी, ठीक है, तापमान बढ़ेगा, बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो इतनी जल्दी से एक्टिव हो जाएंगे कि हम जिसका समझ लीजिए जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते अपने जीवन में, ठीक है। तो वन देखो वही है ना, भारतीय जो हैं थोड़ा देर से जागते हैं। हमारे यूरोप में आप देखिए, यूरोप में पुनर्जागरण की स्थापना कब हो गई और भारतीय कब जागे? भारतीयों को दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारतीयों को 100 साल तक 1757 से लेकर 1857 तक भारतीयों को तो ये पता ही नहीं था कि अंग्रेज हम पर शासन करते हैं या हम उनके गुलाम हो गए हैं। वो सोचते थे कि अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी है और व्यापार करने आई है। उनको पता ही नहीं था कि हम गुलाम हो गए हैं। बाद में जब उनको पता चला 1857 की क्रांति में उनको पता चला कि हम गुलाम हो गए हैं, तो ये सोचिए, ये बेखबर थे हम लोग। भारत में लोग बहुत देर से जागते हैं, क्योंकि उनको जब तक उनके ऊपर नहीं पड़ती है, जब तक उनके खुद कर ऊपर नहीं तो विपत्ति आती है, तब तक उनको वो नहीं जागते हैं। वो सोचते हैं दूसरे के साथ हो रहा है, हमें क्या मतलब है, ऐसा रहता है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों आप देखेंगे भारत को 100 साल तक भारत के लोगों को पता ही नहीं चला कि हम गुलाम हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम हो चुके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीजें मैं आपको और लिखा दूं, थोड़ा सा नोट करके आप लिखिएगा, इसको नोट करके लिखिएगा, ठीक है। नोट करके लिखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत इसको नोट करके लिखिएगा, ठीक है। मैंने इसको वहां पे ही लिखा देता, बट मैंने इसको लास्ट में रोक के रखा है। इसको नोट करके लिखना आपको। नोट करके क्या लिखना है और लिखेंगे नोट करके आगे लिखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 2015 तक के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 2015 तक देश में 33% वन क्षेत्र, देश में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। यानी किस नीति में 33% वन भूमि होनी चाहिए ऐसा कहा गया था? तो 1988 की नीति में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, इसलिए इसको मैंने नोट करा के लिखा, वहां पे पॉइंट में नहीं कराया, ठीक है।
तो मैंने क्या लिखा है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 2015 तक देश में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, जिसके अनुसार पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र, 60% क्षेत्र तथा मैदानी भागों में 20% क्षेत्र को वन आच्छादित करने की आवश्यकता थी। यानी मैदानी भागों में 20% वन होने चाहिए और पर्वतीय इलाके में 60% यानी अगर कुल भूमि 100% है तो उसमें 60% जो है सिर्फ वन होने चाहिए, और मैदानी भागों में 100% भूमि है तो उसमें 20% वन होने ही चाहिए। ऐसा 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में ऐसा कहा गया, ठीक है। और इसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, हर साल प्रतिवर्ष, हर वर्ष नहीं, मैं हर वर्ष बोल रहा हूं, हर 2 वर्ष में क्या करते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट लेकर आते हैं, ठीक है। जो अभी वर्तमान में चल रही वो है राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जिसको हम लोग चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कुछ राष्ट्रीय वन नीति संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कहूंगा, आपको क्वेश्चन मैं दूंगा, आपको मुझे कमेंट करके बताना। सबसे पहले आपको बताना है कि 1987 जब मैंने आपको एक डेट लिखाई है, उस डेट में आपको ये बताना है कि उस देश में हमारे कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिनका गठन किया गया था 1987 में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन पढ़ाई होगा अपने टॉपिक्स, ठीक है। तो उसमें आपको बताना किस 1987 के ईयर में किन किन राज्यों को, कौन कौन से ऐसे राज्य जिनको गठित किया गया था, या जिनका कह लीजिए केंद्र शासित प्रदेश से उनको राज्य में बदला गया था, यह आपको बताना रहेगा। दूसरी डेट मैंने आपको दोस्तों 1952 की ली है। 1952 में आप मुझे कुछ एक दो ऐसी सरकारी चीज़ें बताइएगा जो इम्पोर्टेंट है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको एक डेट और लिखाई है, और मैं आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछूंगा कि मैं आज तो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी, बट आपको सामाजिक वानिकी कब लागू की गई थी ये आपको बताना है, कब पहली बार भारत में लागू की गई थी ये बताना आपको, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपको बताने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी हो गई वन नीति और कानून, यानी अभी तक हमने इतने कुछ कानून बनाए हैं, ठीक है। अब इससे आगे जो नई राष्ट्रीय वन नीति है उसको हम लोग आज नहीं चर्चा करेंगे, इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। यानी राष्ट्रीय वन नीति जो 2021 है, सॉरी मैंने मिटाल दिया है, इसकी जो चर्चा है वो हम लोग कल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एंगल्स जो हैं कवर करेंगे और टाइम भी लगेगा, तो इस वजह से एक क्लास सिर्फ उसके लिए ही रखेंगे। और सामाजिक वानिकी की एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग कल ही करेंगे, ठीक है। कल ही 20 मिनट में उसको समराइज करेंगे, और 30 से 35 मिनट, 35 से 40 मिनट इस जो राष्ट्रीय वन नीति इसके लिए रखेंगे। तो 1 घंटे कल क्लास करके हम लोग दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम लोग को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और आपको आज की वीडियो पढ़कर मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बढ़ा भी होगा, आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को दोस्तों वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या क्या और चाहिए। अगर कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं आपको भविष्य में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, जाने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर बोलना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करें, ठीक है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि जो भी नई वीडियो मैं आप डालूँ वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर हम आज यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें, ये आपका दायित्व मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना इतना तो दायित्व कर ही सकते हैं जब मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग फिर आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय, नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों।